स्वागत है आपका अपनी गायत्री कोचिंग क्लासेज नोखा के अंदर। जैसा कि आपको विदित है, पिछले 10 दिनों से कंटिन्यू आर्मी अग्निवीर की जो प्रैक्टिस सीरीज है वो चल रही है। सुबह 8 बजे से शुरू हो जाती है और 1 घंटे का आपको समय दिया जाता है। उसके पश्चात आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो मैं आपको साइंस और रीजनिंग का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन कराऊंगा और भौरजी सर आपको जीके और मैथ्स के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं अपन अपने साइंस के क्वेश्चनों पे पहले। हाँ, साइंस का अपना देखो यहाँ से सामान्य विज्ञान है वो शुरू हो चुकी है। इसके 15 क्वेश्चन जैसा कि आपने देखा होगा अग्निवीर में साइंस के 15 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आइए वन बाय वन इनके बारे में जानकारी है वो हासिल करते हैं। रॉकेट का जो उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है और किस संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है? तो आपने देखा होगा ये रॉकेट का जो उड़ना है ये न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। और न्यूटन का जो तृतीय नियम था वो था रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। यानी इसके अंदर संवेग जो होता है वो उसकी ना तो सत्ती होती है ना ही वृद्धि होती है ना, वो संरक्षित रहता है। इसी प्रकार 17वां क्वेश्चन क्या है आपका? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और वह कहां स्थित होती है? तो आपने देखा होगा मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को, या पिट्यूटरी नाम आता है इसका ना। और ये स्थित कहां होती है? आपके मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। आइएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी कौन सी विशेषता अपरिवर्तित रहती है? तो आपने देखा जब माध्यम चेंज होता है तो उसकी आवृत्ति है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी है वो नियत ही रहती है। फ्रीक्वेंसी में किसी भी प्रकार का चेंजेस आपको दिखाई नहीं पड़ता है। यानी जब सघन से विरल माध्यम में या विरल से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी है वो नियत रहेगी आपकी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाँ, 19वां प्रश्न है आपके सामने। लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? तो आपने देखा होगा वो कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O। ये N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। 20वां क्वेश्चन अपने पास में, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो बताइएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस है वो? अवतल। देखो एक नाम होता है निकट, एक आएगा दूर, एक लेंस होता है उत्तल, एक होता है अवतल। अब देखो दूर में कितने अक्षर हैं? 2 ही है। निकट में कितने? 3। उत्तल में कितने? 3। अवतल में कितने? 4। दूर में अक्षर कम, उत्तल में कम अक्षर वाला कौन है? दूर में अक्षर कम, उत्तल में 3 अक्षर है। और निकट में देखो एक अक्षर ज्यादा है, अवतल में उत्तल से एक अक्षर ज्यादा है ना। इस प्रकार से आप इसको याद करने का जरिया है वो मैंने बताया, आप आसानी से याद कर पाओगे और एग्जाम में बिल्कुल ही सही कर पाओगे, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अपन। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो अम्ल है ये चिंटी के डंक में कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल, जिसे बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल, यानी फॉर्मिक अम्ल है वो चिंटी के डंक में अपने को देखने को मिलता है। फिर पित्तल निम्नलिखित में से किन 2 धातुओं का मिश्रण है? आपने बचपन में पढ़ा होगा, अपन ने साइंस में एक ट्रिक याद की थी, पिताजी। पी का मतलब हो गया पित्तल, ता का मतलब हो गया तांबा, और जी का मतलब हो गया जिंक। यानी पित्तल किस किस से बनता है आपका? तांबा प्लस जिंक से। तो पित्तल पीताजी, पित्तल बनता है तांबा प्लस जिंक से। देखिएगा तांबा और जिंक का है, ये रहा देखो 2 नंबर ऑप्शन है, तांबा और जिंक, यानी जस्ट था। बहुत ही आसान प्रश्न आपके सामने था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है, काफी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है आर्मी के दृष्टिकोण से।
पानी का घनत्व जो है ये किस तापमान पर सबसे अधिक होता है, यानी पानी का जो टेम्परेचर है वो सर्वाधिक कौन से टेम्परेचर पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी प्लस के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक माना जाता है ना। आगे, मानव रक्त का पीएच मान और इसकी प्रकृति, यानी ये अम्लीय है या क्षारीय है, प्रकृति का मतलब, तो मानव क्षार का जो पीएच मान है वो कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। और हल्का क्षारीय होता है। आपने देखा होगा 0 से लेकर 7 तक क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और 7 से 14 के बीच वाले जो मान है वो किसके होते हैं? क्षारीय होते हैं। 7 है वो उदासीन है, तो 7 से थोड़ा ही ज्यादा है, यानी हल्का क्षारीय प्रकृति का होगा ये, है ना। आगे, विटामिन B12 में कौन सी धातु है वो पाई जाती है जो रक्त निर्माण के लिए आवश्यक है? तो आपने सुना होगा विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु है वो पाई जाती है। देखो सी ऑप्शन राइट है आपका। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। आगे चलते हैं। हाँ, कार्य का मात्रक असाई मात्रक जूल है, ये निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो ये कार्य का मात्रक जो जूल है ये किसके बराबर है? ये न्यूटन मीटर के बराबर है। किसके बराबर है? न्यूटन मीटर के बराबर है ना। कार्य का मात्रक जो जूल है वो किसके बराबर है? न्यूटन मीटर के बराबर है। कोशिका का पावर हाउस, यानी कोशिका का शक्ति गृह है वो किसे कहा जाता है? आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया का पावर ऑफ कोशिका ना। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। आगे वाला नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। जंग लगने पर लोहे के वजन में क्या परिवर्तन जो है वो आपने को दिखाई देता है? अपन ने देखा होगा जंग लगती है तो हल्का सा थोड़ा सा ऊपर उभर जाता है, जिससे क्या होगा? इसका वजन है वो बढ़ेगा। जिससे उसका वजन होगा वो क्या होगा? थोड़ी चीज है वो बड़ी हो जाती है ना जंग लगने पे, तो जिससे उसका वजन है वो क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। यानी 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है ना। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता को मापने की जो इकाई है वो क्या है? डेसिबल। ध्वनि की इकाई मापने की जो क्या है? डेसिबल, है ना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आखिरी प्रश्न है साइंस का, कि शुष्क बर्फ ड्राई आइस वास्तव में क्या है? शुष्क बर्फ कहा जाता है बेटा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ही अपन क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं ना। पहले वाले का डेसिबल था आपको। चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको लेके चलता हूं रीजनिंग के प्रश्नों के अंदर। ये जो गणित के प्रश्न है ये आपको बौरलाल जी करवाएंगे मेरा साहब। हाँ, ये देखो रीजनिंग का अपना पहला एक प्रश्न आपको दिखा है, बहुत ही इजी एंड शॉर्ट तरीके से करेंगे अपन। देखो 3 के आगे 7, 7 के आगे 16, 16 के आगे 35, 35 के आगे 74, तो 74 के आगे वाला पद आपने देखा होगा आगे वाला पद निश्चित रूप से इसके दुगुने के आसपास है। आगे वाला जो पद है वो पहले पद के दुगुने के आसपास है कि नहीं है? तो आपने क्या किया, यहां 3 को 2 से गुना किया और उसमें 1 जोड़ा, कितना आया बेटा? 7। आगे वाला 7 से 16 कैसे आया? 7 को 2 से गुना किया 14, और 14 में 2 जोड़ने पे कितने आए? 16। आगे वाला 16 को 2 से गुना किया 32, उसमें 3 जोड़ा। आगे वाला 35 को 2 से गुणा किया, उसमें कितना जोड़ा? 4। 35 को 2 से गुणा करेंगे 70, 70 में 4 जोड़ते 74। आगे वाला क्या है बेटा? 74 को 2 से गुना करेंगे और 5 जोड़ेंगे। आपने देखा होगा 74 को 2 से गुणा करते कितने आएंगे? 148, और उसमें 5 जोड़ने पे कितने आएंगे? 153, 153। जो आपकी पहला ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी निश्चित कूट भाषा में रोज को TQUG लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बिस्किट जो है, इस बिस्किट को क्या लिखा जाएगा बताना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपको दिखाई देते हैं आपका पहला काम
नंबरिंग लगाना है, नंबरिंग लगाते ही 90% काम हो जाएगा, पीछे केवल और केवल 10% काम ही रहेगा। तो आपने देखा आर का क्रमांक कितना है 18, ओ 15 पे, एस 19 पे, ई 5 पे, टी आ गया बेटा 20 पे, क्यू 17 पे, यू 21 पे और जी 7। तो देखो 18 में 2 प्लस किया 20 आया, 15 में भी 2 प्लस किया 17 आए, 19 में भी 2 प्लस किए 21 आए, 5 में भी 2 प्लस किए 7 आए। इसी प्रकार अपन भी यहाँ क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे सब जगह ना, पहले क्रमांक है वो लगा देते हैं। तो 2 में 2 प्लस करेंगे 4, 9 में 2 प्लस करेंगे 11, 19 में 2 प्लस करो बेटा 21, 3 में 2 प्लस करो 5, 21 में 2 प्लस करो 23, 9 में 2 प्लस करो 11, इधर 2 प्लस करेंगे 22, 4 पे डी आता है, 11 पे के आता है, 21 पे यू आता है, 5 पे ई आता है, 23 पे डब्ल्यू आता है, 11 पे के आता है, 22 पे वी। तो ये देखो डी के यू ई डब्ल्यू के वाई, डी के यू ई डब्ल्यू के वाई, कौन सा ऑप्शन है आपका? पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सब में 2 प्लस ही किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये एक दिशा का प्रश्न है, वो आपको देखने को मिला है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, दिशा का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बना लेना है। पहले वो उत्तर की ओर जा रहा है 10, उत्तर यानी ऊपर की ओर जाएगा 10 किलोमीटर, ये गया 10 गया। फिर कहा वहां से दक्षिण की ओर से, यानी वापस दक्षिण दिशा ये होती है, ऊपर वाली उत्तर होती है, नीचे वाली दक्षिण होती है, ये वाली पूर्व होती है और ये वाली पश्चिम। वापस नीचे आया और 6 ही आया अब तक है ना, यानी 4 अभी तक उत्तर की ओर ही है। फिर वह पूर्व की ओर 3 गया, यानी ये पूर्व की तरफ गया 3 इधर। तो ये तो डिस्टेंस 4 हो गई, ये 3 हो गई। अब पूछा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में। प्रारंभिक बिंदु ये था, यहां से दिशा बताओगे, ये वाली उत्तर, ये वाली पूर्व, और उत्तर और पूर्व के बीच में खड़ा है भाई साहब, क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्व है। और दूरी बतानी है, ये वाली 4 है, ये वाली 3 है, यहां से एक आपका ट्राइंगल बनेगा, वो होगा राइट एंगल है ना, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो आपने देखा होगा ये कर्ण का मान सदैव पूछा जाएगा दिशा के अंदर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। आधार और लंब किसी को भी मानो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 16 में 9 जोड़ेंगे 25 कर्ण स्क्वायर की वैल्यू है, स्क्वायर हटाएंगे वहां पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, और 25 किसका रूट होता है 5, यानी डिस्टेंस अपने पास आ चुकी है 5 किलोमीटर। और दूरी दिशा अपन ने पहले ही निकाल दी थी, क्या आई थी, उत्तर पूर्व। तो देखिए कहाँ है, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन है, बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये देखिएगा, हाँ रिश्ते का प्रश्न मिला है अपने को। पहले क्या, ए बाई बी का भाई है, तो ये रहा ए है, ये किसका भाई है, बी का। तो बनाओ बी, भाई ए है, भाई भाई के बीच में बराबर का चिन्ह लगाना है। सी है वो ए की माता है, सी ए की माता है, तो ए से एक पीढ़ी ऊपर होगी, ये रही। डी है वो सी का पिता है, तो डी है वो सी से भी एक पीढ़ी ऊपर होगा, पिता है, तो ये रहा डी पिता प्लस। ई बी का पुत्र है, ई यदि बी का पुत्र है तो बी से एक पीढ़ी नीचे होगा, मेरा पुत्र है तो चिन्ह प्लस का लगाएंगे। ए का ई से रिश्ता पूछा है, बता देंगे ना। तो देखो ये इसका पिता भी हो सकता है, मां भी हो सकती है। यदि पिता होगा तो पिता का भाई क्या लगेगा, चाचा। और ये यदि इसकी मां हुई तो मां का भाई क्या लगेगा, मामा। अब देखो ऑप्शन में क्या है, मामा तो कहीं नहीं नजर आ रहे, चाचा या ताऊ। ताऊ यदि पिता का बड़ा भाई होता है तो उसे ताऊ जी बोलते हैं ना, और छोटा होगा तो चाचा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, चाचा या ताऊ, है ना। जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से है, उसी प्रकार मेलोनी गैलेक्सी, मेलोनी बोलते हैं आकाश गंगा को। आपने देखा होगा जब सैनिक होते हैं, सैनिक का समूह बनकर क्या बनाते हैं, सेना बनाते हैं। सैनिक का जब समूह बनकर के सेना बनाते हैं, उसी प्रकार ये मेलोनी और गैलेक्सी है, ये कौन बनाता है, तारों का जो समूह है वही बनाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तारा। ठीक है, बाकी के जो
गणित और जीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको बोरलाल जी करवाएंगे। तो बाकी जो भी विद्यार्थी यहाँ आ रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाह रहा हूं, आप नियमित 8 बजे आ जाया करो, 5 मिनट भी देरी से मत आया करो। 8 बजे आपका प्रैक्टिस सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब आर्मी का एग्जाम भी नजदीक है, तो अपनी पढ़ाई है उसको थोड़ा समय ज्यादा दीजिएगा। बाकी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे हो मित्रों? तो प्रकाश जी सर ने आपको रीजनिंग और साइंस के प्रश्नों के सॉल्यूशन बताए हैं जो आर्मी के प्रैक्टिस से चल रहे हैं और करवाए हैं। और अब हम पढ़ेंगे जो आपके जीके के क्वेश्चन है, कुछ मैथ के जो प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो जीके जीएस का पहला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता का अगर हम बात करें तो उत्तराखंड जो राज्य है वो पूर्णतः दर्जा दे चुका है समान नागरिक संहिता को, ये याद रख लेना। पहला राज्य है जिसने समान नागरिकता संहिता को लागू किया था, उत्तराखंड। तो समान नागरिक संहिता है, अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन की बात कर रहे हैं हम। अनुच्छेद 48 के अंदर हम कृषि व पशुपालन के बारे में, सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 50 के अंदर न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के पृथक्करण की बात कर रहे हैं। और अनुच्छेद जो 44 होगा वो राइट हो जाएगा कि समान नागरिक संहिता से संबंधित संविधान का कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद नंबर 44। तो उम्मीद करता हूं सभी का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलते हैं आगे। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो ये याद रखना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कहां हुआ था, तो याद रखना 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर जगह पड़ती है पंजाब में पड़ती है। तो अमृतसर पंजाब के अंदर 13 अप्रैल 1919 को कौन सा हत्याकांड हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। याद रखना प्रश्न पूछा है कि जब इस प्रकार की जब घटनाएं घटित होती है तो कुछ लोगों के दिमाग के अंदर या उसके दिलो दिमाग में नफरत पैदा हो जाती है, और इस नफरत के कारण ध्यान रखना कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। कहा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात असहयोग आंदोलन होता है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया जाता है, और उस असहयोग आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी ने अपनी अंग्रेजों के द्वारा दी गई केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो ये प्रश्न याद रखना कि महात्मा गांधी केसर ए हिंद की उपाधि कौन सी घटना के पश्चात त्याग देते हैं? तो याद रखना असहयोग आंदोलन के पश्चात त्याग देते हैं, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड के घटना के पश्चात उपाधि लौटा देता है। किसको लौटा देता है? अंग्रेजों को। ये ध्यान रखना। जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य और किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन कर्नाटक शरावती नदी, महाराष्ट्र गोदावरी, बी ऑप्शन सी ऑप्शन आपका केरल पेरियार नदी, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश नर्मदा नदी। तो बताओ कि जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य व किस नदी पर स्थित है? तो कर्नाटक के अंदर शरावती नदी के किनारे जोग जलप्रपात है। याद रख लेना, कर्नाटक के राज्य के अंदर पड़ता है। और धुआंधार जलप्रपात पूछे, धुआंधार अगर आपको पूछे धुआंधार जलप्रपात कहां है, तो धुआंधार जलप्रपात पूछे तो याद रखना जलप्रपात ये नर्मदा नदी के किनारे है। ध्यान रखना धुआंधार जलप्रपात। फिर पूछे दूध सागर जलप्रपात कहां है, तो याद रखना गोवा के अंदर पड़ता है। दुग्ध सागर जलप्रपात पूछे तो याद रखना
गोवा के अंदर पड़ता है, गोवा के अंदर पड़ता है। इस प्रकार ये कुछ जलप्रपात है, आपको आर्मी के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। जिस प्रकार मैं इन प्रश्नों को करवा रहा हूं उस प्रश्नों को आप निरंतर करते जाइए, और जिस प्रकार प्रश्न आपके मॉडल टेस्ट में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्नों को पढ़ते रहना है। प्रश्न संख्या नंबर देखो आगे 4, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो याद रख लेना, नागालैंड के अंदर एक फेस्टिवल मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव, जो एग्जाम के अंदर कई बार प्रश्न पूछा जाता है। कुछ और भी आप महत्वपूर्ण जो फेस्टिवल है वो याद रखना। प्रश्न संख्या नंबर देखो 5, भारतीय सेना का दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहां स्थित है? तो भारतीय सेना का अगर दक्षिणी कमान का मुख्यालय पूछे तो पुणे, और पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में। तो याद रखना, आपको प्रमुख जो कमान होती है भारतीय वायुसेना है, थल सेना है, जल सेना, इसकी कमानों के बारे में पूछा जा सकता है कहां मुख्यालय। तो आप ये ऐसे प्रश्न याद करके रखना जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न संख्या नंबर 5, भारतीय सेना का दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहां स्थित है? तो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, कुछ घास के मैदान ज्यादा नहीं है, 10-20 घास के मैदान आपको याद रखने हैं। दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी जो अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान है इसे हम जाना जाता है पंपास घास के मैदान से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 7 देखो, बाणभट्ट निम्न में से किस सम्राट के दरबारी कवि हुआ करता था? तो बाणभट्ट हुआ करता था हर्षवर्धन के। किसके दरबारी कवि हुआ करता था? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करता था। ध्यान रखना, किसके? हर्षवर्धन के समय ध्यान रखना कौन था? बाणभट्ट था। कौन था? बाणभट्ट था, ये ध्यान रख लेना। बाणभट्ट की कुछ रचनाएं थी, आप याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में पड़ता है, इसकी सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य थे? तो बहुत मोस्ट प्रश्न है, तो याद रखना मित्रों, एक अस्थायी पूछा जाता है और मित्रों स्थायी पूछा जाता है। स्थायी 5 है मित्रों, अस्थायी 10 सदस्य है। तो अस्थायी कितने हैं? 10 सदस्य है। भारत यूएन के अंदर अस्थायी सदस्य में शामिल हो चुका है। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यूएनए के 6 भाग अंग है। तो एग्जाम में पूछे यूएनए के कितने अंग है? तो याद रखना यूएनए के 6 अंग होते हैं। 6 में से एक अंग है सुरक्षा परिषद, जिसके कितने सदस्य स्थायी और अस्थायी होते हैं? तो अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10 है। स्थायी कितने हैं? 5 है, जिसको हम वीटो पावर के नाम से, सिंपल से उन देशों के नाम से जानते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन कौन से देश। भारत में ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो भारत में ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नीलगिरी की पहाड़ियां को ध्यान रख लेना, ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लिख लो, सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। डोडा सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, याद रख लेना। और इसकी लगभग 2686 मीटर ऊंचाई है। डोडा बेटा की ऊंचाई सबसे ऊंची। तो एग्जाम आएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। किसकी है? नीलगिरी की पहाड़ी, ये याद रखना। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बहुत मोस्ट है, गुप्त वंश के ऐसा कौन सा शासक रहा है जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो याद रखना, ए ऑप्शन चंद्रगुप्त, बी ऑप्शन समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन ए ऑप्शन चंद्रगुप्त, बी ऑप्शन स्कंदगुप्त, सी ऑप्शन समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को इतिहास के अंदर एक हम कह सकते हैं हाथ में वीणा ले हुए किसको बताया गया है? समुद्रगुप्त को बताया गया है। तो ये याद रख लेना, समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त के समय ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना हुई थी, हरिसेन ने की थी। तो एग्जाम पूछा जा सकता है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। किसने की थी? हरिसेन ने। किसके समय हुई थी इसकी रचना? तो किसके समय हुई थी? समुद्रगुप्त के समय हुई थी। ये याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर या झील कौन सी है? तो विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर या झील कौन सी है? तो याद रखना कैस्पियन सागर झील है। अगर पूछे कि सबसे बड़ी झील कौन सी विश्व की? कैस्पियन सागर। खारे पानी की पूछे तो भी कैस्पियन सागर है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो याद रखना सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर झील है। तो ये प्रश्न भी आप ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या नंबर 12, यशगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है केरल। तो ध्यान रखना यशगान है वो आपका किस राज्य का है? तो याद रखना यशगान आपका कर्नाटक राज्य का क्या है? एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलते हैं आगे। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी कौन है? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है भारत रत्न सम्मानित। जैसे कल मैंने प्रश्न यही पूछा था कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो उसका उत्तर था भारत रत्न। और आज उसी आधारित प्रश्न आया है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित विदेशी व्यक्ति कौन है? तो ध्यान रखना खान अब्दुल गफार खान है जो विदेशी व्यक्ति है जिसको भारत रत्न दिया गया है। आगे देखो प्रश्न संख्या नंबर 14। प्रश्न संख्या नंबर 14, डी एगो ग्रासिया द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? तो याद रखना ये हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में कौन सा द्वीप है? डी एगो ग्रासिया द्वीप है जो हिंद महासागर द्वीप के अंदर पड़ता है। प्रश्न संख्या नंबर 15, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है प्रश्न पूछा जाता है। देखो सबसे पहले चलता था एक योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 1950 के अंदर हुई थी, ध्यान रख लेना। योजना आयोग की स्थापना 1950 के अंदर हुई थी, ये याद रखना। योजना आयोग का ही 2015 में नाम परिवर्तन हो गया था और नाम परिवर्तन होकर के इसका नाम पड़ गया था नीति आयोग। नीति आयोग ये नाम परिवर्तन किया था नरेंद्र मोदी ने। किसने किया था भाई? नरेंद्र मोदी साहब ने योजना आयोग को चेंज करके क्या कर दिया? नीति आयोग। कब किया था? 2015 के अंदर किया था। नीति आयोग ये योजना आयोग क्या बनाती है? जैसे हम पढ़ी है ये योजना पंचवर्षीय योजना बनाने का काम करती थी। पंचवर्षीय योजना वर्तमान पंचवर्षीय जो बंद कर दी गई है और नीति आयोग को ही लंबे समय तक एक संस्था के रूप में बनाया गया है। और नीति आयोग को कहा जाता है थिंक टैंक संस्था। इसको क्या कहते हैं? थिंक टैंक संस्था कहते हैं। थिंक टैंक का मतलब होता है ऐसी संस्था जो विचारों को विचार में सोच करके और अपने देश की स्थिति को देख करके बनाने वाली योजनाएं कौन सी होती है? नीति आयोग होती है। तो मैंने कितने प्रश्न बताए? बहुत मोस्ट प्रश्न है। योजना आयोग की स्थापना 1950 के अंदर हुई, 2015 में नाम परिवर्तन कर दिया। नीति आयोग नरेंद्र मोदी है, थिंक टैंक से नाम जानी जाती है, पंचवर्षीय योजना है। तो मैं थोड़ा नीति आयोग के बारे में थोड़ा और बता देता हूं। नीति आयोग, तो ध्यान रखना नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो ध्यान रखना नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ध्यान रखना नीति आयोग। नीति आयोग का उपाध्यक्ष सबसे पहले उपाध्यक्ष से बात करें तो अरविंद पनगड़िया। ध्यान रखना अरविंद पनगड़िया है नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष है। और अध्यक्ष ध्यान रखना प्रधानमंत्री खुद होते हैं, ये ध्यान रखना नीति आयोग। तो एग्जाम पूछेगी नीति आयोग के सबसे पहले प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष बने थे वो नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अब तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। वो नीति आयोग का क्या है? अध्यक्ष। क्या है? अध्यक्ष है, ये ध्यान रखना।
तो ये हमने जीके के जो 15 प्रश्न थे उस 15 प्रश्नों को किया है और संबंधित कुछ बातें की है। अब हम करेंगे मैथ के क्वेश्चन। तो मैथ के प्रश्न है उनको सोल्व करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 31, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20, 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो देखो सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम, 12, 15, 20, 54 का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे। एलसीएम में जब कभी भी हम एलसीएम निकालते तो उसमें अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। 2 का भाग देंगे इसमें, 6, 15, 10, 27। फिर 2 का भाग दो मित्रों, 3, 15, 5, 27। फिर 3 का भाग दो, 1, 2 को 2 से गुणा करो 4, 4 को गुणा करो 3 से 12, 12 को गुणा करो 3 से 36, 36 को गुणा करो 3 से 108, 108 को गुणा करो 5 से, 108 को 5 से गुणा करोगे 540। तो हमारे पास में एलसीएम निकल के आ गया 540। तो एलसीएम कितना है हमारे पास में 540। तो एलसीएम हमारे पास में निकल के आया है 540। तो एक बात हमेशा याद रखना, इन संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो इन संख्याओं से पूर्णतः क्या होता है, विभाजित होता है। और इन संख्याओं का भाग देने पर 540 में शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। जबकि ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचाना है, 4। तो आप सीधा एलसीएम पर गणना कर दो, 540 में आप 4 जोड़ोगे तो आएगा 544। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 544 वह संख्या है जो इन संख्याओं से पूर्णतः क्या है, विभाजित नहीं है और प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल छोड़ती। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या नंबर 32, अनुपात समानुपात का प्रश्न है। ए बी अनुपात 2:3 है, बी सी 4:5 है। तो ए बी सी का अनुपात बताना है। तो ए बी सी का अनुपात, ए बी का हमें दे रखा है 2:3 और बी के सापेक्ष सी का अनुपात दे रखा है 4:5। तो यहां चला जाएगा 3, यहां आ जाएगा 4, 4 को 2 से गुणा करोगे 8, 4 3 होता है 12, 5 3 होता है 15। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8:12:15। नेक्स्ट देखो, एक परीक्षा में 35% छात्र, प्रतिशत से प्रश्न है, एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हम कर सकते हैं कि दोनों विषयों में फेल होने वाले कितने छात्र हैं, सर दोनों विषयों में फेल होने वाले कितने हैं, 20% है। एक तरफ लिखोगे आप हिंदी और एक तरफ लिखोगे आप अंग्रेजी। अब देखो दोनों विषयों में 20% हुआ है, लेकिन 35 हिंदी में फेल है, वो फेल तो पहले ही होता है। इसका मतलब है यहाँ 35% में से 20% यहाँ काउंटिंग हो गया, पीछे बचा कितना परसेंट है, 15% केवल किस में फेल है, हिंदी में फेल है। फिर अंग्रेजी में 45% फेल हुए, 45 में से 20 यहाँ काउंटिंग हो गई। तो केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले संख्या कितनी है, तो घटाओगे तो कितनी है, केवल 25 है जो केवल किस में फेल है, अंग्रेजी में फेल है। अब देखो टोटल फेल कितने होंगे, सर टोटल फेल हो गए 15 और 25, 25 30 40, 40 और 20 हो गया 60। तो 60% विद्यार्थी है, 60% विद्यार्थी फेल है। तो बताओ पास कितने हो जाएंगे, 100 में से 60 घटा दोगे, 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों ऐसे हैं जो क्या है, दोनों विषयों में पास हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन 40% हो जाएगा। ऐसा प्रश्न पूछने की संभावना है। चलते हैं आगे। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का
दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है और उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे। एक बेईमान दुकान अपने सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम, मतलब वो 1000 ग्राम के स्थान पर आपको देता है 900 ग्राम। कितने ग्राम देता है? 900 ग्राम। लेकिन हम लोगों से वो कितने ग्राम का रुपए ले लेता है? 1000 ग्राम का, और हमें तोल के कितना देता है? 900 ग्राम का। तो दुकानदार के जेब से कितने ग्राम के पैसे लगे? 900 ग्राम के। इसका मतलब है दुकानदार का ये सीपी, और उसने 100 का प्रॉफिट कमा लिया। इनटू करेंगे 100%, 0 से 0 कट जाएगा, 100 में भाग देंगे 9 का, तो 11 सही 1/9% का प्रॉफिट आएगा। तो 11 सही 1/9% आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सबका प्रश्न ये सही होगा। प्रश्न संख्या नंबर 35, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक प्रतिशत क्या है? तो ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन 12%, सी ऑप्शन 12.5% और डी ऑप्शन दे रखा है 15%। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तो देखो, कोई धनराशि ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगी? मान लेते हैं कोई धन है वो 8 वर्ष में दुगुना हो जाता है, 200 हो जाता है। ये होता है मूलधन, और मूलधन 8 वर्षों में बढ़ करके ये हो गया तो होता है मिश्र धन। तो हम यहां से ब्याज देखेंगे तो ब्याज हमें मिलेगा 100 रुपए, ब्याज हमें मिलेगा 100 रुपए। अब हमें चाहिए दर, तो दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू होता है समय। तो ब्याज सर यहां पर 100 है, इंटू 100 मूलधन सर हमने 100 माना है, 100 इंटू समय हमारे पास है 8 वर्ष। 100 से 100 कट जाएगा, 100 और 8, 4 से काटो 2 बार, 4 से काटो 25, और 25 में 2 का भाग दोगे, 12.5% हमारे पास में क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। तो देखो कौन सा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जहां में पूछे जाते हैं 100 का 200, 8 वर्षों में 100 ब्याज मिला, तो ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय होता है। ब्याज 100 इंटू 100, मूलधन हमारे पास 100 है और समय हमारे पास 8 है। 100 से 100 कट गया, फिर हम 4 से काटेंगे, 100 कटेगा 25 बार, 8 कटेगा 2 बार, फिर 2 का भाग 25 में देके 12.5% हमारे पास आ जाएगा। तो देखो इसका कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है जो आपके इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट है। 36वां प्रश्न देखो, समय व कार्य से। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो देखो ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में। बी कितने दिन करता है? 18। दोनों एलसीएम लोगे 36, कुल कार्य आ गया है। 12 का भाग 36 में दोगे 3 बार, 18 का भाग 2, ये हमारे पास आ गई समता। तो समता, कार्य और दिन। अब देखो, लेकिन दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर कार्य की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, समाप्त होने वाला था 3 दिन पहले, एक कार्य छोड़ देता है। तो एक कार्य छोड़कर चला गया, अब 3 दिन बचे हुए, 3 दिनों में कौन कार्य करेगा? बी करेगा। कौन करेगा? बी। तो बी करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। 2 को 3 से गुणा की कितना काम हो गया? 6 काम। तो 6 काम किसने किया 3 दिनों में? बी ने किया। लेकिन काम है कितना टोटल? 36 काम है। तो 36 में से 6 काम घटा दोगे, 36 में से 6 काम घटाओगे तो हो चुका कार्य, तो कितना कार्य हो चुका था सर? 36 में से 6 घटाएंगे, 30 काम हो चुका था। और ये 30 काम पहले दोनों ने मिलकर शुरू किया था, मतलब ए और बी। तो ए और बी दोनों करेंगे तो कितना काम करेंगे? 5 काम। ए और बी दोनों कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। तो उसने 30 काम कितने दिन किया है? तो हम देंगे 30 का भाग 6 दिन में किया। कितने दिन में किया है? 6 दिन में। 6 दिन में
उन्होंने काम कर दिया है। तो हम देखेंगे कुल दिन कितने लगे हैं। 3 दिन तो यहां लग गया बी को, बचे हुए दिनों में बी ने क्या 3 ये लग गए, और दोनों साथ मिलकर कितने दिन ले ले 6, 6 और 3 कितने दिन हो गए, टोटल 9 दिन हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएंगे। तो कुल दिन आपके कितने हो जाएंगे, कुल दिन हो जाएंगे सर 3 तो बी ने ले लिया, फिर दोनों ने 6 दिन लिया, 9 दिनों में ये कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अच्छा प्रश्न था, गुड प्रश्न था। ए 12 दिन में, बी 18 दिन में करता है, एलसीएम लेते हैं 36, समता 3:2। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़कर ए चला जाता है, 3 दिन पहले होकर के ए चला जाता है, तो बी 1 दिन में 2 काम करता है, 3 दिन में 6 काम करेगा। और हो चुका कार्य 36 में से 6 घटाएंगे, 30 काम पहले हो चुका था, और 30 काम को करने के लिए दोनों कितने टाइम लगा था, 5 का भाग देंगे, 6 दिन में कर दिया, टोटल दिन कितना आ गया, 9 दिन। फिर ध्यान प्रश्न संख्या नंबर देखो 37। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती सुरंग 25 सेकंड में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई कितनी है। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति चाल से चलते हुए सुरंग को 25 सेकंड में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई क्या है। तो मैंने बताया था जब सुरंग या पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस समय दूरी की दोनों की लंबाई का क्या लेते हैं, योग लेते हैं। यहाँ 200 मीटर है लंबी रेलगाड़ी, लेकिन सुरंग की नहीं है, एल मान लो, और कितने समय में पार कर रही है, 25 सेकेंड में कर रही है, और चाल आपको दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये मीटर में है तो चेंज कर दो, 5/18, 18 से 72 कटेगा, 18 चौक 72, तो 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। अब बताओ सुरंग की लंबाई पूछी, मतलब दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है मित्रों, दूरी बराबर होता है चाल इंटू क्या होता है, समय होता है। चाल हमारे पास 20 है और समय हमारे पास में 25 है, गुणा करेंगे तो 25 को 2 से करेंगे 500 मीटर आएगा, जबकि 500 मीटर में से 200 मीटर हमारे पास किसकी लंबाई है, 200 मीटर किसकी लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई है। तो सुरंग की लंबाई कितनी आ जाएगी, तो सुरंग की लंबाई आ जाएगी सर 500 में से 200 घटाएंगे तो सुरंग की लंबाई आ जाएगी सर 300 मीटर। तो सुरंग की लंबाई कितनी आ गई, 300 मीटर आ गई। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या नंबर देखो 38वां प्रश्न है, तो इसमें करेक्शन है। 38वां प्रश्न ये है, रूट 1 प्लस एक्स बटा 144 13/12 ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को कैसे करोगे, देखो इजी प्रश्न है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो आप दोनों तरफ वर्ग कर दोगे, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो इस तरफ रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स बटा 144, और इधर आ जाएगा 13 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 169, और 12 का हो जाएगा 144। फिर हम इधर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 144 प्लस एक्स हो जाएगा 169 बटा हो जाएगा 144। 144 से 144 कट जाएगा, 144 से 144 कट जाएगा, और फिर बचेगा 144 प्लस एक्स बराबर 169, वो साइड जाएगा तो 169 में से 144 घटाओगे, x बराबर आ जाएगा 5, 2 ऑप्शन x बराबर मान आ जाएगा 25। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था, और ऐसा प्रश्न कभी भी आए कि इधर रूट हो इधर संख्या हो, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, जिधर रूट हट जाएगा, जिधर रूट नहीं उसका वर्ग हो जाएगा। 169 बटे 144, इनका एलसीएम लिया 144, इधर एक की गुणा हुई 144 प्लस एक्स बटा 144, 149 144 144 कट जाएगा, 144 प्लस एक्स बराबर 169, प्लस वाला माइनस जाएगा, 149 घटाएंगे, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रथम 20 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, तो प्रथम 20 लगातार सम संख्याओं का औसत बताना है। तो मैंने बताया था कभी भी प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत पूछे तो आप क्या करोगे, n इंटू n प्लस 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, n प्लस 1 होता है बटा n होता है, औसत का यही फॉर्मूला होता है। तो प्रथम 20 लगातार सम संख्या है, इसका मतलब 20 सम संख्या 21 बटा कितनी सम संख्या है सर 20, 20 से 20 कट जाएगा, इसका आंसर आएगा 21। तो कितनी सम संख्या है,
21। हमेशा ध्यान रख लेना, सम संख्या पूछे तो एक बढ़ा के आंसर दे दो। 20 सम संख्या तो औसत हो जाएगा 21, 9 सम संख्या तो औसत हो जाएगा 10, लेकिन जब विषम संख्या है तो 20 है विषम संख्या, तो 20 उसका औसत होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है, उसकी त्रिज्यी लंबाई 25 सेमी है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो मित्रों, त्रिज्या दे रखी है 7 सेमी और एल दे रखा है 25 सेमी। तो हमें ज्ञात करना है आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास में ऊंचाई नहीं है, हमारे पास में त्रिज्या है, हमारे पास में एल है, लेकिन ऊंचाई नहीं है। तो मैंने एक सूत्र लिखाया था त्रिक लंबाई का। त्रिक लंबाई ज्ञात, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस होता है एच स्क्वायर। संबंध होता है त्रिक लंबाई, त्रिज्या और ऊंचाई। अब एल आपको दे रखा है, तो एल आपको दे रखा है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। आर आपको 7 दे रखा है, 7 का स्क्वायर कितना होता है गुण 50 प्लस एच स्क्वायर। तो आप एच स्क्वायर बराबर निकालोगे तो 625 में से गुण 50 घटा दो, एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 15 में से 9 गया 6 बचेगा, फिर 11 में से 4 गया 7 बचेगा, फिर इधर बचेगा 576। तो 576 किसका वर्ग होता है, तो h हमारे पास आ जाएगा 576 24 का वर्ग होता है। तो ऊंचाई हमारे पास में कितनी आ गई 24 सेमी आ गई। कितनी आ गई 24 सेमी। आयतन, फिर आयतन का फॉर्मूला आपके पास में है, तो आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई का मान दे रखा है 22/7, आर हमारे पास है 7 × 7 और ऊंचाई हमारे पास है 24। 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 24 कट रहा है 8 बार, तो 22 × 7 × 8, इसको आप गुणा करोगे आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो आप इसको गुणा करोगे 8 7 56 और 6 को 2 से करोगे 12, तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1232। 1232। तो आप इसको गुणा करके देख लेना, देख लो गुणा करके। 154 को गुणा करोगे 8 से, 8 चौक 32, ऐसे की 3, 8 45, 40 और 3 होता है 43, ऐसे की 4, 8 4 होता है 12, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 1200। तो इसको गुणा करोगे 1232 सेमी स्क्वायर, सॉरी आयतन है तो सेमी क्यूब आएगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना कि आयतन हमेशा क्यूब में होता है और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, तो 1232 सेमी वर्ग आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 40 का ए राइट हो जाएगा। हाँ, एक प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ज्यादा लेंदी नहीं है, थोड़ा अभ्यास की जरूरत है। 41वां प्रश्न देखो, द्विघात समीकरण है x² - 7x + 12 = 0 और इसके एक दो मूल दे रखे हैं, एक अल्फा और एक बीटा है, और आपसे पूछा है α² + β² का मान कितना होगा। ये प्रश्न पूछा गया है। तो दो मोल है इसके अल्फा और बीटा, और आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। देखो बहुत इजी है, मैंने बताया है कि ए और सी के मान को गुणा करो सर, कितना आ रहा है 12, और यहां कितना है -7 है। तो आप दो ऐसी संख्याओं को सोच लो दिमाग में कि जिसको गुणा करने से 12 आ जाए और उन्हीं को घटाने से या उन्हीं को जोड़ने से आपके माइनस का कितना आ जाए 7 आ जाए। तो आपके पास में दो संख्या है मित्रों, एक संख्या है आपके पास में 3 और एक संख्या है 4। दोनों को माइनस में रख लो, -3 और -4 जोड़ेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, और जब गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12 आएगा। कितना आएगा 12, प्लस का 12 आ रहा है और जोड़ने घटाने से कितना आ रहा है माइनस का 7 आ रहा है। लेकिन हमें चाहिए मूल, जब मूल चाहिए तो मैंने बताया था हमें चाहिए अल्फा और बीटा, मूल का मान तो माइनस हो जाएगा प्लस में, प्लस का 3 और आएगा प्लस का 4। फिर प्रश्न पूछा है α² प्लस β² का मान कितना होता है, तो अल्फा का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है मित्रों 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है मित्रों 16 होता है, और दोनों को जोड़ोगे मित्रा 25 आएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा प्रश्न, गुड प्रश्न था, और मैंने ऑफलाइन बैच के अंदर द्विघात समीकरण को बहुत अच्छे से बताया है। तो आप भी आकर के अच्छे से पढ़िए और अध्ययन कीजिए, और ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में सोल्व कर दोगे। गायत्री कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़िए और आप एक महत्व को एक अलग ही अंदाज से, एक बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या नंबर देखो 42।
प्रश्न संख्या नंबर 42 है tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है, तो आपको बताना है tan स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। अच्छा प्रश्न, गुड प्रश्न है कि tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखो मित्रों, कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो tan थीटा प्लस कोट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। बहुत इजी है, मैंने लिखाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी यानी tan थीटा कोट थीटा और बराबर मित्रों कितना है 4। बताओ, मैंने ऑफलाइन बैच के अंदर बता रखा है tan थीटा और कोट थीटा का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो 1 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा मित्रों, क्या आएगा बताओ, 2 ही आएगा। क्या आएगा बताओ, 2 आएगा बराबर 4। हमें तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो प्लस का 2 इस साइड किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 4 में से 2 घटाओगे तो मित्रों कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या नंबर 43। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास का अंतर 105 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है। एक वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, उसके व्यास 2r होता है, व्यास 2r होता है और बराबर कितना दे रखा है, 105। गुड प्रश्न है। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, व्यास का क्या होता है 2r, त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास होता है और बराबर कितना है 105। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बहुत आसान है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2r कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2r कॉमन आ रहा है। तो सर 2r कॉमन लेंगे, तो 2r कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, पाई माइनस 1 बराबर बच जाएगा 105। तो 2r, पाई का मान कितना होता है मित्रों, पाई का मान कितना होता है 22/7। तो जैसे ही 22/7 माइनस 1 बराबर 105, तो 2r 7 इधर जाएगा, 22 में से 7 गया। देखो ऐसे प्रश्न सीधा क्या करो, क्योंकि बट्टा में 1 मानेंगे, लघुत्तम 7 आएगा, 7 और 22 में से 7 गया, तो 22 में से 7 गया, कितना बचेगा 15, 15/7 बराबर 105। तो हमें चाहिए r, तो 105 के गुणा में कौन चला जाएगा 7, और ये गुणा वाला कहां आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 15 से काटो, ये कितनी बार कटा 105, 15 7 होता है 105, 7 को 7 से गुणा करो, गुण 50, और गुण 50 में 2 का भाग दोगे तो मित्रों कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 24.5 सेमी। गुड प्रश्न था। तो त्रिज्या का मान कितना 24.5 सेमी। तो ऐसे प्रश्नों को भी एग्जाम पूछा जा सकता है। कैसे क्या, मैंने एक बार और देखिए कैसे क्या, कि वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर 105 सेमी। हो सकता है थोड़ा ये जो आपका ये थोड़ी सी क्लास है, जो ये सॉल्यूशन है, थोड़ा सा क्लास लंबी चली जाएगी, लेकिन आप इस अच्छे प्रश्न सीख पाओगे। 2 पाई आर माइनस 2r बराबर 105 है, और इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2r, मैंने कॉमन ले लिया, पाई माइनस 1 बचा। पाई का मान होता है 22/7 माइनस 1, एलसीएम लिया तो 7 आया, तो इधर 7 गुणा होगा, 22 में से 7 गया तो बचेगा 15/7। फिर मेरे को r का मान चाहिए, तो गुणा वाली चीज कहां जाएगी, भाग में, और भाग वाली चीज गुणा में जाएगी इस साइड। तो 105 के गुणा में 7, और ये r के जो गुणा में थे भाग में आ जाएंगे। 15 गुणा 2, 15 से 105 कटेगा 7 बार मित्रों, 7 से 7 गुणा करेंगे गुण 50, और गुण 50 में 2 का भाग देंगे, 24.5 सेमी आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जो आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। प्रश्न संख्या नंबर 44। 5000 की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो मूलधन हमारे पास कितना है 5000, दर कितनी है हमारे पास 10%, समय कितना है 2 वर्ष। तो इसका मतलब है वार्षिक, एक साल में 10% लेता है, 2 साल में कितनी बार वो लेन देन करेगा, 2 बार। तो पहला साल और दूसरा साल 10%, तो 5000 का आप 10% निकाल दो, 5000 का 10%, 5000 का सर 10% आता है 500। कितना आता है 500। तो पहले साल साधारण ब्याज 500 और दूसरे साल भी कितना है
500। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि ब्याज पर ब्याज लिया जाता है, ब्याज पर ब्याज। पहले साल कितना ब्याज मिला 500, उसका दूसरे साल कितना ब्याज हुआ, तो 500 का फिर से निकालो 10%, तो 500 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा 50, तो 500 पर ब्याज लेगा 50। अब बताओ टोटल इसको जोड़ दो, आपके पास में CI आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 500 500 1000 1050 रुपए आपका क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1050। बढ़ते हैं आगे और आज का मैथ का अंतिम प्रश्न हल कीजिए। ये प्रश्न दे रखा है आपको, ये प्रश्न है, मैं लिख देता हूं 0.05 गुणा 0.5 गुणा 0.4 बटा है 0.0। ये प्रश्न देखते हैं, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 5, फिर यहां से पॉइंट हटाओगे, फिर यहां से पॉइंट हटाओगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा और यहां से भी पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा। 25 को 5 से गुणा करो कितना होता है, 5 को 5 से गुणा करो 25, 25 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 100, 100 गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 1/100, 0.01 आपका राइट आंसर आएगा, ए ऑप्शन। सबको एक में 100 का भाग देना आता है, नहीं जाएगा भाग, देखो भाग देना सिखाता हूं, कहीं गड़बड़ नहीं कर दो आप। तो इसमें एक में 100 का भाग नहीं जाता है, तो पॉइंट 10 लगे, 10 में नहीं जाएगा, टूटे भाग का 0, 100 हो जाएगा। अब 100 में 100 का भाग चला जाएगा, एक बार तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 0.0। तो ये इस प्रकार आज का जो सेक्शन है सेशन यहाँ खत्म होता है। और मैं आर्मी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे और जो मॉडल टेस्ट था उसके बारे में सॉल्यूशन करवाया, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण और प्रश्नों को भी बताया था। और पहले रीजनिंग और विज्ञान का आपके प्रश्नों का सॉल्यूशन हुआ था और उसके पश्चात मैंने जीके और मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाया है। और ऐसे ही आपको सॉल्यूशन देखने के लिए गायत्री कोचिंग क्लासेस के साथ हर वक्त 8 बजे आप जुड़िए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। धन्यवाद।